नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है हर्षद द्विवेदी। 1 नवंबर 2020 के डेली करंट अफेयर्स बर्निंग न्यूज डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखिए, आज संडे है दोस्तों, तो संडे को द हिंदू का एडिटोरियल तो आता है नहीं, तो केवल आज करंट अफेयर्स बर्निंग न्यूज डिस्कशन आएंगे, एडिटोरियल नहीं आएगा। मैं करंट के कुछ अलग से इंपॉर्टेंट वीडियोस जो कि कुछ दिनों से अपलोड नहीं हुए, उनको जरूर अपलोड करने की कोशिश करूंगा। सारी इंपॉर्टेंट न्यूज देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पर लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। ऑलमोस्ट सारा आपका कोर्स फ्री में कवर हो रहा है, तो आप चैनल के मेंबर बन के मदद भी कर सकते हैं। कुछ और एक्स्ट्रा वीडियोस आपको मिल जाएंगी। साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। इस लेक्चर की पीडीएफ पे लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपके सारे जेन्युइन डाउट्स के जवाब दूंगा। अब रोशनी एक्ट, ये रोशनी एक्ट क्या था? इस रोशनी एक्ट को बोला गया है दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर स्टेट लैंड वेस्टिंग ऑफ ओनरशिप टू द ऑक्यूमेंट्स एक्ट 2001। इस एक्ट के थ्रू, जिसको जम्मू एंड कश्मीर बोला गया रोशनी एक्ट, 20 लाख कैनाल्स ऑफ लैंड। ये जो आपका कैनाल है, ये बेसिकली एक ट्रेडिशनल यूनिट ऑफ लैंड एरिया है। इसको इंडिया भर में इस्तेमाल किया जाता था। 605 स्क्वायर यार्ड्स के बराबर होता है, 1/8 हेक्टेयर, यानी 1/8 हेक्टेयर के बराबर है। आप कह सकते हो कि लमसम 505.857 स्क्वायर मीटर्स। ठीक है, चलिए वो कितना है उसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है। अब ये जो रोशनी एक्ट के चलते जम्मू एंड कश्मीर की जो उस समय की सरकार थी, इसने बोला कि हम 20 लाख कैनाल ऑफ लैंड जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के बीच में बांट देंगे और इससे हमको 25,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। ये बोला इस रोशनी एक्ट ने। ये जो रोशनी एक्ट आया था, ये फारूक अब्दुल्ला की सरकार के समय आया था। बाद में सरकार चेंज हुई, गुलाम नबी आजाद की सरकार आई। गुलाम नबी आजाद ने बोला कि हम इस स्कीम को 2007 तक इंप्लीमेंट करेंगे। फिर 2007 से 2013 तक इंप्लीमेंट हुई स्कीम। 2007 से लेकर 2013 तक कैग की रिपोर्ट ये बोलती है कि जितना भी पैसा ट्रांसफर लोगों को किया गया, उससे केवल 76 करोड़ रुपए आया। तो यानी ये जो 25,000 करोड़ रुपए मतलब 25,000 करोड़ जो आने की आशंका थी, इस एक्ट के अंदर उतना आया नहीं रोशनी एक्ट में। तो मतलब कहीं ना कहीं ये बात की जा रही है कि इसमें भी करप्शन हुआ है। तो जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं अभी के रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जेएंडके गवर्नमेंट में, इन्होंने बोला है कि भाई रोशनी एक्ट के अंदर जो भी ये लैंड को बांटा आटा गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, पैसे लिए गए हैं, इस सब के ऊपर जो भी मतलब आपके एक्शंस हुए थे, इनको एनल किया जाएगा, टाइम बाउंड मैनर में एनल किया जाएगा। और जो भी ये जमीन सरकार की बांटी गई है ना लोगों के बीच में, इसको वापस लिया जाएगा। जो लोग इनक्रोच कर गए हैं इन जमीनों पे, उनसे वापस लिया जाएगा। जिन इन्फ्लुएंशियल मिनिस्टर्स, लेजिस्लेटर्स, ब्यूरोक्रेट्स, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर, बिजनेसमैन ने करप्शन के साथ इन जमीनों पे अपना कब्जा जमाया है, उनके नाम पब्लिश किए जाएंगे, ताकि जम्मू एंड कश्मीर की जनता को भी पता चल सके कि ये जो आपके लीडर्स यहाँ पे खड़े हैं ना आपके वेलबींग के लिए, ये भी एक्चुअली में करप्ट हैं और कुछ बहुत आपके भले के लिए काम नहीं कर रहे हैं। इनडायरेक्टली यही कहने की कोशिश कर रही है सरकार। हालांकि रोशनी एक्ट बहुत कंट्रोवर्शियल होने वाला है दोस्तों। कंट्रोवर्शियल क्यों होने वाला है? क्योंकि जो जमीन आपने लोगों को बांट रखी है, आप उसको वापस लेने की बात कर रहे हो। तो ये चीजें हमेशा ही कंट्रोवर्शियल, जमीन का मुद्दा तो देखिए हमेशा से ही कंट्रोवर्शियल रहा है। आगे बात करते हैं, सी प्लेन मेक्स अ स्प्लैश ऑन साबरमती। कौन से सी प्लेन की बात हो रही है दोस्तों? तो यहां पे आपको एक प्लेन नजर आ रहा है, दिस इज बेसिकली सी प्लेन। ठीक है, एक सी प्लेन लॉन्च किया गया। कहां लॉन्च किया गया इसके बारे में बात करते हैं। 170 किलोमीटर पर आवर्स की जर्नी है, 2 इसमें पायलट्स हैं, ऑन बोर्ड क्रू मेंबर्स 2 हैं, प्लेन्स 3 हैं, डेली फ्लाइट्स 4 हैं। एक पर्सन को फ्लाइट का पड़ेगा 4,000 से 5,000 रुपया। देखिए, पहली सी प्लेन सर्विस लॉन्च कर दी गई है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। कहां पे? नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में केवड़िया नाम की जगह पे जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, वहां पे। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास जो केवड़िया है, उसको साबरमती रिवर फ्रंट इन अहमदाबाद से कनेक्ट कर रही है ये सी प्लेन सर्विस। इसमें शुरुआत में जो पहली फ्लाइट थी उसमें खुद मोदी साहब बैठे। ट्विन इंजन का ये प्लेन है, ओके। और सरदार सरोवर डैम के पास से ये उड़ान भरेगा। 19 सीटर का प्लेन है, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम का पार्ट है। कहां से कहां जोड़ रहा है? साबरमती रिवर फ्रंट इन अहमदाबाद को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नेवर केवड़िया से ये जोड़ रहा है। 4 ट्रिप्स अ डे लगाएगा ये प्लेन। इस प्लेन का नाम है ट्विन इंजन ऑटर एयरक्राफ्ट। स्पाइस जेट इसको ऑपरेट कर रहा है। लगभग 50 साल पुराना है। लेकिन बात यह है कि जब इस प्लेन के इंपोर्ट को क्लियर करने की बात आई थी, तो कहीं ना कहीं डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ये नहीं चाह रहे थे कि 20 साल से पुराने प्लेन को हम लोग इंपोर्ट करें। ये जो प्लेन है जिसको इंपोर्ट किया गया है, इसका रजिस्ट्रेशन कोड मालदीव्स का है, नाम है 8QISC। मालदीव्स में देखिए दोस्तों, इस तरीके की प्लेन बहुत चलते हैं। मालदीव्स एक आर्किपेलागो है, तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे रोड, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज्यादा नहीं है। कॉमर्शियल फ्लाइट्स को आप छोटे छोटे आइलैंड्स के बीच में नहीं चला सकते, तो सी प्लेन सर्विस चलाई जाती है, ओके।
तो ये जो स्पाइस जेट के थ्रू प्लेन लाया गया, ये कहां से लाया गया? मालदीव्स आइलैंड एविएशन सर्विसेज के थ्रू लाया गया और इसको वेट लीज किया गया। वेट लीज का मतलब है कि मालदीव आइलैंड एविएशन सर्विसेज ने केवल ये प्लेन नहीं भेजा है, उस प्लेन को चलाने वाले पायलट्स भी भेजे, उनके अंदर के क्रू मेंबर्स भी भेजे, उस प्लेन की इंश्योरेंस सर्विस भी भेजी है। तो मतलब ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड की है मालदीव्स आइलैंड एविएशन सर्विसेज ने स्पाइस जेट को। और ये चीज थोड़ा सा डीजीसीए को पसंद नहीं आई। डीजीसीए को दो चीजें पसंद नहीं आई। एक तो प्लेन 20 साल से पुराना आप इंपोर्ट कर रहे हो इंडिया के अंदर, वो पसंद नहीं आया, बहुत ज्यादा पुराना प्लेन है, फॉल्ट ऑल्ट का डर होता होगा। दूसरी बात दोस्तों ये है कि आप प्लेन को अगर रेंट करते हो तो आपको रेगुलरली उसके रनिंग कॉस्ट देने पड़ेंगे, उसकी पेमेंट देनी पड़ेगी। इंडिया की अगर इंटरनल ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी को आपको इंक्रीज करना है तो आप इस तरीके की प्लेन्स को खरीदिए, इंडिया के पायलट्स को मौका दीजिए, हमारे खुद के यहाँ पे इंश्योरेंस एजेंसीज को डेवलप होने दीजिए, ठीक है ना। बट यहां पे क्या हो रहा है कि बहुत पुराना प्लेन हम खरीद रहे हैं। तो पहली बार ये जो प्लेन है जिसमें मोदी साहब बैठे हैं, इसकी पहली फ्लाइट हुई थी 14 जुलाई 1971 को। 5 डिकेड्स में ये 13 बार ओनर्स बदल चुका है, कनाडा, टर्की और श्रीलंका में। मतलब बहुत ही पुराना प्लेन है और इसको हम लोग खरीद रहे हैं। इंडिया जैसी कंट्री के लिए इतना पुराना प्लेन खरीदना एक अच्छी बात नहीं है, बट चलिए ठीक है, आगे हो सकता है नए प्लेन्स आए, नए क्रू मेंबर्स आए। फिर भाई कोरोना वायरस में म्यूटेशन की न्यूज निकल के आ रही है। वैसे तो कोरोना वायरस में बहुत से म्यूटेशन हो रहे हैं, लेकिन D614G ये एक ऐसा म्यूटेशन है जो कि दुनिया भर में देखने को मिल रहा है। बहुत से म्यूटेशंस हो रहे हैं कोरोना वायरस में, और वायरस में तो देखिए म्यूटेशन होते ही हैं। सबसे पहली बात तो यह है, म्यूटेशन का मतलब क्या होता है? सिंपल भाषा में म्यूटेशन का मतलब है कि एक वायरस जब होस्ट को अटैक करता है, यहां पे वायरस है कोविड-19 और होस्ट है ह्यूमन बॉडी, तो ह्यूमन बॉडी के साथ वो वायरस किस हद तक अटैच करेगा ये म्यूटेशन पे डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे बॉडी के एक इम्यूनिटी है। अब जब एक कोरोना वायरस हमारी बॉडी को अटैक करेगा तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनेंगी जो कि उस कोरोना वायरस को मारने की कोशिश करेंगी। तो ये है हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम। लेकिन उस वायरस का भी एक इम्यून सिस्टम है, और वो जो वायरस का इम्यून सिस्टम है वो किसके थ्रू निकल के आता है? उस वायरस के म्यूटेशन के थ्रू। तो जब वायरस एक इंडिविजुअल की बॉडी में एंटर करता है तो वो अपनी खुद की कॉपीज बनाने लगता है बहुत सारी, और जब उसकी खुद की कॉपी बनाने का पैटर्न बदल जाता है तो उसको बुलाता है म्यूटेशन। वो पैटर्न ये वायरस इसलिए बदलता है ताकि सामने आने वाली मुसीबत के साथ ये लड़ सके। तो हमारा बॉडी अगर कोरोना वायरस से लड़ रही है तो कोरोना वायरस भी हमारी बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम से लड़ रहा है, ठीक है ना। D614G म्यूटेशन इसको क्यों बोला गया? क्योंकि वायरस में जो एस्पार्टिक एसिड डी है 614th पोजीशन ऑफ द एमिनो एसिड में ग्लाइसिन से चेंज हो रहा है। मतलब द वायरस रिप्लेस द एस्पार्टिक एसिड डी इन द 16th पोजीशन ऑफ एमिनो एसिड विद ग्लाइसिन। यानी 614वीं पोजीशन एमिनो एसिड में जो एस्पार्टिक एसिड था उसकी जगह आ गया ग्लाइसिन। तो जी है ग्लाइसिन, डी है एस्पार्टिक एसिड, इसलिए इस म्यूटेशन को बोला गया D614G। तब समझ में नहीं आया होगा, कभी समझाता हूं सिंपल भाषा में। पहले ये म्यूटेशन चाइना में मिला, बाद में यूरोप में मिला, फिर यूएस कनाडा में मिला, अब ये इंडिया भी पहुंच चुका है। अब बात की जाए कि D614G खतरनाक क्यों है। देखिए भाई, ये जो आपका D614G का म्यूटेशन है ये स्पाइक प्रोटीन ऑफ द वायरस में प्रेजेंट है। वायरस में स्पाइक प्रोटीन है। स्पाइक प्रोटीन एक ट्राइमर असेंबली है जिसमें 3 प्रोटीन चेन्स आपस में जुड़ी हुई हैं, ठीक है ना। तो ये जो प्रोटीन है कोरोना वायरस का, उसमें 3 प्रोटीन चेन्स आपस में जुड़ी हुई हैं, और हर प्रोटीन चेन के 2 सब सेक्शन है, एक S1 सेक्शन है, एक S2 सेक्शन है। जब ये वायरस ह्यूमन बॉडी पर अटैक करता है तो जो 3 प्रोटीन चेन्स हैं इनकी जो 2 सब सेक्शन है S1 और S2, जो S1 सब यूनिट है इस प्रोटीन चेन की, वो होस्ट सेल के साथ अपने आप को कनेक्ट करती है, यानी ह्यूमन ACE2 रिसेप्टर है ना, उनके साथ अपने आप को कनेक्ट करती। वहीं पे जो S2 यूनिट है ये वायरल और ह्यूमन मेम्ब्रेन, यानी जो आपका कोरोना वायरस है और जो ह्यूमंस के मेम्ब्रेन है उसके फ्यूजन के लिए एक मीडियम की तरह काम करती है। तो S1 और S2 कहीं ना कहीं इस बात को इंश्योर करते हैं कि जो वायरस का प्रोटीन है वो हमारे बॉडी के ह्यूमन सेल्स के साथ जुड़े। अभी बात दोस्तों ये है कि जो D614G है ये सब यूनिट S1 ऑफ द प्रोटीन में मौजूद है और S2 सब यूनिट के पास है। और S1 सब यूनिट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो S1 सब यूनिट है आपकी कोरोना वायरस की, ये ह्यूमन के होस्ट सेल ACE2 रिसेप्टर्स के साथ सीधे सीधे जुड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर D614G म्यूटेशन होता है मतलब वायरस को ये काबिलियत मिल रही है कि वो ह्यूमन बॉडी के साथ और एफिशिएंटली अटैच कर रहा है, यानी हमारी ह्यूमन बॉडी की जो एफिशिएंसी है, नेचुरल इम्यूनिटी है इस वायरस के अगेंस्ट, वो कम हो रही है। तो भैया ये जो D614G
वाला जो वायरस स्ट्रेन है आपका कोरोना वायरस का, ये ज्यादा डेंजरस है, ये खतरनाक है, ये बहुत डेंजरस है। और आप ये देखोगे कि एक पिक्चर इसके बारे में कब पता चली कि हाउ ट्रांसमिसिबल दिस पर्टिकुलर म्यूटेशन ऑफ द वायरस हैज बिकम ओवर अ टाइम। ये जो म्यूटेशन है आपका D614G वाला, आप देखिए मार्च 1 से पहले 997 ग्लोबल जेनोम सीक्वेंसेस में ये 10% में पाया गया। फिर मार्च 1 से लेकर 31 मार्च के बीच में 67% ऑफ द सीक्वेंसेस में पाया गया। 1 अप्रैल से 18 मई के बीच में ये 78% ऑफ द सीक्वेंसेस में पाया गया। मतलब कोरोना वायरस खुद अपने आप को म्यूटेट करके D614G में बदल रहा है। मतलब कि अगर ये D614G डोमिनेंट हो गई तो सेकेंड वेव कोरोना वायरस के इन्फेक्शन की आएगी ही आएगी। वो यूरोप, यूएसए, कनाडा में आ रही है, इंडिया में भी आएगी। इसलिए जरूरी है हम लोगों के लिए कि हम बच के रहें कोरोना वायरस से। चूंकि ये जो D614G वाला जो स्ट्रेन है ये इंक्रीज्ड इन्फेक्टिविटी है, मतलब जो पहले वाला स्ट्रेन है जिसने हो सकता है लोगों को इन्फेक्ट किया और लोग सही हो गए हो, उसका जो लेवल ऑफ इन्फेक्टिविटी थी उससे ज्यादा डेंजरस है ये D614G। ये वायरल लोड को बढ़ा देगा। वायरल लोड मतलब कि किस हद तक आप वायरस के साथ एक्सपोज हुए हो, आपके बॉडी में वायरस किस लिमिट तक पहुंचा है। अगर कम लिमिट में पहुंचा है तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम उसको हरा देगी। अगर ज्यादा आया है तो नेचुरली आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और जितना ज्यादा आपके ऊपर वायरल लोड है उतना ही ज्यादा आप उसको दूसरों को भी फैलाओगे और उतना ही ज्यादा आप खुद बीमार पड़ोगे। ठीक है, तो D614G याद रखिएगा भाई। फिर आप बात करो स्टेट फॉर्मेशन डे फॉर 7 इंडियन स्टेट्स, 1 नवंबर। भैया 1 नवंबर को 7 अलग अलग इंडियन स्टेट्स बने थे, केरला, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कर्नाटका। 7 तो नहीं, सॉरी 5, केरला, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटका। कर्नाटका की बात की जाए तो इसको कर्नाटका में कन्नड़ राज्योत्सव नाम से मनाया जाता है। 1 नवंबर 1956 को कर्नाटका बना था, स्टेट ऑफ मैसूर का नाम रखा गया कर्नाटका, इसकी कैपिटल है बेंगलुरु। अभी स्टेट्स के बारे में क्या ही बेसिक इंफॉर्मेशन दूं, आपको पता ही है। केरला 1 नवंबर को मनाया जाता है केरला में केरला पिराई दिवम, ठीक है ना। 1947 से केरला में 3 इंडिपेंडेंट प्रिंसिपैलिटीज थी, मालाबार, कोचीन और ट्रेवनकोर। तीनों मिल गई हैं, केरला बन गया। हालांकि सारी की सारी नहीं मिली हैं, कुछ अल्टरनेट आसपास के स्टेट्स में भी मर्ज हो गई हैं। छत्तीसगढ़ भी बना था 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से टूट के। छत्तीसगढ़ का इलाका काफी बड़ा है, 1,35,194 स्क्वायर किलोमीटर। पॉपुलेशन है 2.5 करोड़। वन ऑफ द फास्टेस्ट डेवलपिंग स्टेट्स है छत्तीसगढ़, और देश का 10वें नंबर का सबसे बड़ा स्टेट है। हरियाणा भी बना था 1 नवंबर को, कब? 1 नवंबर 1966 को। चंडीगढ़ इसकी कैपिटल है और इसकी मोस्ट पॉपुलर सिटीज है फरीदाबाद। हालांकि ये सब चीजें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। पंजाब बना था 1 नवंबर को, पंजाबी सूबा मूवमेंट चला था 1950s में। पंजाब की जो मैक्सिमम स्पीकिंग पॉपुलेशन है वो हरियाणवी है, जो कि हिंदी का ही एक डायलेक्ट है। तो लैंग्वेज के आधार पे पंजाब को भी बनाया गया था और हरियाणा को भी बनाया गया था। तो भैया ये जो पंजाब और हरियाणा थे इनको 2 में तोड़ दिया गया। एक जगह पंजाबी स्पीकिंग पॉपुलेशन आ गई, एक जगह हरियाणवी स्पीकिंग पॉपुलेशन आ गई। राजस्थान और मध्य प्रदेश ये दोनों भी बने हैं कब? 1 नवंबर को। तो 1 नवंबर को कौन कौन से स्टेट्स बने ये आपको पता चल गया। एक और न्यूज निकल के आ रही है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ओपन्स कंट्रीज फर्स्ट ई रिसोर्स सेंटर इन नागपुर। देखिए हमारे देश में बहुत सी ई कोर्ट ऑपरेट होती हैं दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के अंदर भी ऑपरेट होती है, हाई कोर्ट के डायरेक्शन के अंदर भी ऑपरेट होती है, और ये ई कोर्ट बहुत अलग अलग वजहों से चलाई जाती है। रिसेंटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद बोबड़े साहब ने, और जो हमारे दूसरे सुप्रीम कोर्ट के जज हैं DY चंद्रचूड़ जी सुप्रीम कोर्ट के, इन्होंने पहला ई रिसोर्स सेंटर और वर्चुअल कोर्ट खोला है ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्ट के लिए न्याय कौशल नागपुर में। महाराष्ट्र में जितनी भी ट्रैफिक रिलेटेड चालान फाइल होते हैं उनके अगेंस्ट आपको पेटिशन फाइल करनी है, उनको सेटल करना है, तो उसके लिए वर्चुअल कोर्ट खोला गया है नागपुर में जिसका नाम है न्याय कौशल। मतलब खोला नागपुर में गया है तो आपको पेटिशन फाइल करने के लिए नागपुर नहीं जाया, आप ऑनलाइन जाके इस कोर्ट की वेबसाइट पे पेटिशन फाइल कर सकते हो और फिर यह कोर्ट सुनवाई करेगा। पूरे महाराष्ट्र की पेटिशंस ऑनलाइन इस कोर्ट के पास फाइल करेंगी, जो कि कहां बैठेगा? नागपुर में बैठेगा। किसी को इस कोर्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है, सारा काम ऑनलाइन होगा। तो यहां पे जिस लोगों के ऊपर चालान डाला गया है वो चालान को भर सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है। अगर उनको लगता है कि उनके ऊपर गलत तरीके से फाइन डाला गया है तो फाइन के अगेंस्ट पेटिशन भी डाल सकते हैं ऑनलाइन सिस्टम में। सारी की सारी चीजें यहां पे हो सकती हैं। देश भर में ई कोर्ट्स बहुत प्रोएक्टिव लेवल पे इन्वॉल्व की जा रही हैं, चाहे वो हाई कोर्ट्स के अंदर बनी हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के अंदर बनी हो। कभी कभी को क्या होता है कि हाई कोर्ट के कॉम्प्लेक्सेस के साइड में ही ई कोर्ट चल रही होती है। अब तक देखा जाए
तो 202.35 करोड़ ट्रांजैक्शन हो चुके हैं ई कोर्ट्स में इंडिया में, ठीक है ना। लगभग इन्हीं ई कोर्ट्स के माध्यम से एडवोकेट्स और लिटिगेंट्स को 4.84 करोड़ ईमेल भेजे जा चुके हैं। जो ई कोर्ट मोबाइल एप्लीकेशन है इंडिया की, वहां पे 35 लाख लोग रोज विजिट करते हैं। 3,50,000 ऑटोमेटेड ईमेल्स रोज भेजी जाती हैं। ई कोर्ट की वेबसाइट पे 47,65,000 केसेस रजिस्टर्ड हैं। तो मतलब आप समझ ही सकते हो कि ई कोड एक मेजर तरीका है। ई कोड के बारे में इतना जान लीजिए। ई कोड्स पहली बात तो अलग अलग पर्पसेस के लिए खोले जाते हैं। जैसे ये नागपुर वाला न्याय कौशल है, ये ट्रैफिक रिलेटेड चालान के लिए खोला गया। ई कोड्स को सुप्रीम कोर्ट भी खोल सकता है, ई कोर्ट को हाई कोर्ट्स भी खोल सकते हैं। कहीं ना कहीं ऐसी चीजें जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का सीधा सीधा इन्वॉल्वमेंट जरूरी नहीं है, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको आप ई कोर्ट के माध्यम से निपटा सकते हो। इसलिए भी कन्वीनियंट है क्योंकि लोगों को वहां जाने की जरूरत नहीं, वर्चुअली ऑपरेट करती हैं, आप सीधे सीधे ऑनलाइन से कर सकते हो। फिर बात करते हैं श्रीलंका रिटर्न्स इलीगल वेस्ट टू यूके। देखिए हमेशा से आपको एक बात पता है दोस्तों, यूके यूएसए जैसे जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो अपना कचरा गंदगी दूसरे बेकार, मतलब उनके हिसाब से बेकार, उनके हिसाब से अनडेवलप्ड स्टेट्स जैसे कि इंडिया हो गया, जैसे श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, यहां ट्रांसफर कर देते हैं। तो श्रीलंका में भी 242 कंटेनर पहुंचे थे हजार्डस वेस्ट के। इसमें भैया बॉडी पार्ट्स थे। तो जो लोग मर चुके हैं, जिनके ऊपर किसी प्रकार की रिसर्च हुई है, उनके बॉडी पार्ट्स तक इस वेस्ट में है। और वो यूके में तो डिस्पोज करेंगे नहीं, क्योंकि यूके में एनवायरमेंटल लॉस बहुत स्ट्रिक्ट है। तो यूके पे शिप पे चढ़ा के श्रीलंका भेज दिए गए। अब बोला गया कि जितना भी प्लास्टिक वेस्ट है, बायो वेस्ट है हॉस्पिटल का, उसको श्रीलंका में डिस्पोज करो। तब श्रीलंका में बवाल होने लगा। श्रीलंका में भी तो लोग रहते हैं भाई, उनके भी तो आपके एनवायरमेंटल लॉस हैं। तो ये जो इंपोर्ट्स थे वो श्रीलंका पहुंचे थे सितंबर 2017 और जनवरी 2018 के बीच में। उसके बाद सेंटर फॉर एनवायरमेंटल जस्टिस नाम की ये जो संस्था है ये बिल्कुल एक्टिव हो गई। वो पूरी दुनिया में पिटीशन करने लगी, खासकर डेवलप्ड कंट्रीज जैसे कि श्रीलंका, इंडिया में पिटीशन करने लगी कि भाई क्या बवाल चल रहा है, ये सब चीजें तो गलत हैं। श्रीलंका में आप कैसे डिस्क्लोज कर सकते हो यूके का कचरा। और रिसेंटली बहुत सारी एशियन कंट्रीज हैं जो कि इंटरनेशनल रिव्यूज को एंटरटेन करने से मना कर रही है। देखिए होता क्या है दोस्तों कि पहले तो ये जो डेवलपिंग टाइप की कंट्रीज है ना, ये डेवलप्ड कंट्री से बोल देती हैं कि ठीक है आप कचरा भेज दो, हम कचरे को डिस्पोज कर लेंगे अपने आप। तो यूके की कंपनी यहां भेज देती हैं और यहाँ की सरकारें कुछ बोलती नहीं है। तो श्रीलंका, इंडिया, ये सब सरकारें एक ही थैली की चट्टी बट्टी हैं, ये कुछ नहीं बोलती। चलो भाई आओ कचरा लाओ, हमें पैसा दो। यहाँ के बिजनेसेस भी बोलते हैं ठीक है हमको पैसा दो। तो शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री पूरी की पूरी इंडिया में ऑपरेट करती है। यूएसए के जो बड़े बड़े शिपिंग लाइन्स है, उनके शिप इंडिया में आके ब्रेक होते हैं। तो जितनी भी गंदगी कचरा, ये सब इन डेवलपिंग कंट्रीज में आके डिस्पोज किए जाते हैं। तो सरकारों और बिजनेसेस को तो डेवलपिंग कंट्रीज में पैसा मिल रहा है, लेकिन जब बड़े बड़े एनजीओ, एनवायरमेंटल एनजीओ ने इस चीज को पॉइंट आउट करना शुरू किया, अवेयरनेस बढ़ानी शुरू की, तो लोगों को भी पता चला इंडिया श्रीलंका में कि भाई ये क्या चीज हो रही है, आप तो बाहर की गंदगी हमारे यहाँ लेके आ रहे हो पैसा कमाने के लिए। तो लोगों के मूवमेंट चले और अब सरकारें भी इस बात को रियलाइज कर रही हैं कि ये चीज गलत है। तो श्रीलंका से ये जितने भी कंटेनर हैं 242 कंटेनर, अब ये वापस यूके भेजे जाएंगे। और पहले 20 कंटेनर्स जिसमें मेडिकल वेस्ट हैं, इनको एमवी एक्सेस तेजस में किया गया और बोला जाएगा कि भैया निकलो यहां से, तुम इंडिया वापस जाओ। और अच्छा, श्रीलंका में केवल यूके से नहीं आए हैं कंटेनर्स, इंडिया से भी आए हैं, दूसरी कंट्री से भी आए हैं। तो श्रीलंका, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये ऐसे हंड्रेड्स ऑफ कंटेनर्स लोड जिसमें इन जगहों की गंदगी भर रखी है और वो इन कंट्रीज में पहुंची है, फिलीपींस, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया में पहुंची डिस्पोज होने के लिए। वो अब इन कंटेनर को वापस भेज रहे हैं, कह रहे हैं वापस निकलो, अपनी ओरिजिन कंट्री में जाओ भाई, यहां हम डिस्पोज नहीं कर पाएंगे। जनरल स्टडीज पेपर 1 में ये चीज आपको काम आएगी। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज थी दोस्तों, आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप अपने व्यू पॉइंट्स नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें दोस्तों। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।